स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को इंडिया में कैसे करके पुलिस सिस्टम का इनोवेशन हुआ, पुलिस सिस्टम कैसे करके आया, आज मैं बताऊंगा। यानी कि पुलिस सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि पुलिस सिस्टम जो है वो कैसे करके काम करता है। आपका जाकर हिस्ट्री बताऊंगा, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जुड़े रहिए आज के टॉपिक के साथ और हमारे चैनल के साथ। देखिए, प्री कॉलोनियल एरा, जब ब्रिटिश एरा शुरू होने से पहले जब गवर्नमेंट मुगल्स के अंदर में था, या और भी मुगल्स के अलावा जो बाकी नेटिव्स लोग थे, जब उनका अंडर में जब रूल था, उन लोग का क्या था, एक ऑटोक्रेटिक नेचर था। मतलब एक सेंट्रल पावर पूरा अपना क्षेत्र को यानी अपना किंगडम को कंट्रोल किया करता था, और वहां पर कोई भी सेपरेट या फॉर्मल पुलिस सिस्टम बोल के ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिलता है प्री कॉलोनियल एरा में, ये कि वॉच गार्ड हुआ करता था। जो क्या करता था, वॉच गार्ड होता था जो रात के टाइम में गांव का देखभाल किया करता था। ये चीज हम लोग को प्री कॉलोनियल एरा में एविडेंस हमें मिलता है। उसके बाद मुगल रूल में फौजदार सिस्टम का शुरुआत होता है। ये फौजदार कौन हुआ करते थे? ये फौजदार लोग का काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। और आमिल हुआ करते थे। आमिल का काम बेसिकली होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ठीक है। तो दो लोगों को जिम्मेदारी दिया हुआ था कि कोई भी विलेज हो या कोई भी सिटी हो, वहां पर उसका जिम्मेदारी था जो शहर था। तो फौजदार लोग क्या कहते हैं, मदद करता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और जो कोतवाल लोग रहता था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए शहर में। देखिए, जब ड्यूअल रूल आया बंगाल में, बिहार, उड़ीसा में 1765 से लेकर 1772 के बीच में, ड्यूअल गवर्नमेंट क्या है इसके बारे में मैं कभी आप लोगों को हिस्ट्री का सीरीज लेकर आऊंगा तो बताऊंगा। तो ड्यूअल गवर्नमेंट में समझ लीजिए कि एक होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना और एक होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये समझिए ड्यूअल गवर्नमेंट है। तो जब ड्यूअल गवर्नमेंट आपको जगह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आया 1765 से लेकर 1772 ही तक, यानी कि ये 8 साल ही तक ये समझ लीजिए सिस्टम चला, उसको वैसे एबॉलिश कर दिया गया। तो इस दौरान आपको जाकर जो जमींदार लोग था उन लोग को जिम्मेदारी दे दिया गया था। जमींदार लोग कौन हुआ करते थे? उन लोगों को लैंड दे दिया था, वहां से बोला था आप रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश ऑफिसर लोग को पहुंचा दिया करिए। तो जमींदार लोग को जिम्मेदारी दे दिया गया था कि ताकि क्या जिम्मेदारी दे दी कि जो भी क्षेत्र आपका एरिया में पड़ा, जो भी एरिया आपका अंडर में, जो भी जमीन आपके अंदर में है, उस एरिया में आप अपना स्टाफ मेंटेन करिए। उस स्टाफ में आप थानेदार रखिए, और थानेदार का काम रहेगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पीस, अमन शांति कायम करके रखना। और क्या करना, कोई भी अगर क्राइम होता है और जो भी गुंडा बदमाश, जो क्रिमिनल, डकैत, डाकू या चोर, लुटेरा, मर्डरर, इन लोग को भी डील कौन करिएगा? आप लोग करिए। यानी कि ब्रिटिशर्स लोग ने जिम्मेदार लोग को जिम्मेदारी दे दिया कि आप लोग का जो भी एरिया क्षेत्र, जो आप लोग जो एरिया को कंट्रोल कर, जो एरिया से आप रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वहां पर आप अपना स्टाफ मेंटेन करिए, उसमें एक थानेदार रखिए जिसका काम रहेगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पूरा एरिया को देखना कि यहाँ पर कोई क्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसे रोकना, क्रिमिनल लोग को धरना, क्राइम को रोकना, ये सब जिम्मेदारी था थानेदार। और थानेदार किसको रिपोर्ट करता था? जमींदार लोग को। लेकिन ज्यादा दिन ये सिस्टम चला नहीं। जमींदार लोग अयास हो गए। देखिए, जिसका हाथ में आप पावर दे दीजिए, खासकर रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर, फिर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस सिस्टम, और जिसका हाथ में चले गया तो वो सब राजा हो जाता है। यानी कि आज भी देखिए कहीं पर जहाँ पर मिलिट्री ज्यादा मजबूत है, वहां पर देखिए आए दिन तख्ता पलट हो जाता है। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में हम लोग सुनते रहते हैं कि तख्ता पलट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का मिलिट्री वहाँ का सरकार से ज्यादा मजबूत होता है। तो ऐसा था, जमींदार लोग के पास भी जब पावर आ गया तो वो लोग क्या किया, अपना ड्यूटी को सही से निभाया नहीं, उल्टा वो लोग डकैत लोग का साथ, जो डकैत जो लूट मार करते थे, उन लोग का साथ जमींदार लोग मिल गया। जमींदार का काम था डकैत लोग से लड़ना, जो विलेजर्स थे उन लोग को प्रोटेक्ट करना, लेकिन उल्टा ये जमींदार लोग डकैत का साथ मिलकर लूटपाट किया करते थे। तो ये सबको देखते हुए 1770 में एक इंस्टीट्यूशन आया, फौजदार और आमिल। तो 1770 में जो फौजदार और आमिल लोग का जो पोजीशन था, जो मुगल्स टाइम से चला आ रहा था, इसे अबॉलिश कर दिया गया। फिर 1774 में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, फौजदार सिस्टम को फिर से क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जमींदार लोग को बोला कि आप ये फौजदार लोग का मदद करिए डकैत लोग को खत्म करने में, और वायलेंस और डिसऑर्डर जो मेंटेन हुआ है उसे खत्म करने में ये फौजदार लोग का क्या करिए, मदद करिए। देखिए, 1775 में फौजदार थाना को स्टैब्लिश कर दिया गया। बहुत सारा मेजर टाउन्स में जो बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था वहां पर कर दिया गया था। वहां पर छोटा छोटा पुलिस स्टेशन भी स्थापना कर दिया गया। पुलिस सिस्टम जो स्टार्ट हुआ बहुत धीमा स्टार्ट हुआ। कोई ऐसे नहीं कि अचानक से सब जगह पुलिस स्टेशन बनना शुरू हो गया, कुछ नहीं, बहुत आस्ते आस्ते जो मेजर टाउन सिटी था वहां पर ये सिस्टम शुरू होता है। फिर 1791 में जब कॉर्नवालिस आता है, वो क्या करता है, पुलिस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है और रेगुलर पुलिस फोर्स को मेंटेन करता है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रेगुलर पुलिस फोर्स का इंतजाम करता है। और ओल्ड इंडियन सिस्टम जो था थाना का डिस्ट्रिक्ट में, उसके अंदर आपका दरोगा आता था जिसमें इंडियन हुआ करता था, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आता था जो डिस्ट्रिक्ट का हेड हुआ करता था। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो जमींदार था जिसका ऊपर था पुलिस का ड्यूटी था कि आप पुलिस का ड्यूटी निभाइएगा, जमींदार लोग को बोला कि अब आपको बोरिया बिस्तरा बांधिए और आप लोग को कोई भी पुलिस का ड्यूटी आप लोग को करने का जरूरत नहीं है। हम अपना एसपी रखेंगे, अपना एक हर डिस्ट्रिक्ट का एक एसपी होगा और हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा थाना आएगा जिसे हेड दरोगा करेगा। तो ये सिस्टम को उसने ये किया। फिर 1808 में मायो ने एसपी को अपॉइंट किया हर एक डिवीजन के लिए, और वो एसपी को कौन मदद करेगा, बहुत सारा स्पाइस, जिसे कहा गया स्पाइस यानी कि मसाला नहीं, स्पाइस यहाँ पर बुलाया जासूस को, जिसे कहा गया गोएंडास। लेकिन ये जो आपका
आपका जाकर जो गोएंडास थे यानी कि स्पाइस थे, जो जासूस थे, इन लोग क्या करते थे, उल्टा इन लोग गरीब जो यानी कि जो लोकल पीपल थे उन लोग का साथ इन लोग लूटमार किया करते थे, यानी कि लोकल आर्मी लोग को परेशान हैरेस किया करते थे। तो सोचिए, इधर पुलिस का काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना, यहाँ पर जिसको जिम्मेदारी दिया है वो क्या कर रहा है, आम लोगों को परेशान कर रहा है। यहाँ से देख लीजिए इंसान का मानसिकता क्या होता है, पावर आने से इंसान का गलत फायदा उठाना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम लोग को जो भी ऐसा अथॉरिटी है जो आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है उस पर चेक एंड बैलेंस सही से लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका हाथ में आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी है और उससे आप सही तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं लगाइएगा तो वो इंस्टीट्यूशन अभिशाप बन जाएगा। वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम से ज्यादा लोगों को हैरेस ज्यादा करेगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हमें चेक एंड बैलेंस लगाना चाहिए और सही तरीका से उसमें रिफॉर्म लाते रहना चाहिए हर कुछ दिनों में। फिर 1814 में कोर्ट का ऑर्डर आता है, तो जो अपॉइंटमेंट है दरोगा का और उसका सबऑर्डिनेट यानी कि जो स्पाइस गोएंडास लोग का, इसे अबॉलिश कर दिया गया। हर कंपनी का जहां जहां रूल था वहां पर से ये पूरा खत्म कर दिया गया, यानी कि ये जो दरोगा का और दरोगा का जो सबऑर्डिनेट हुआ करते जो इन लोग का पूरा सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। ये कौन ऑर्डर निकाला? कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे उन लोग का ऑर्डर आया कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म नहीं किया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उन लोग का ऑर्डर आया कि ये जो दरोगा है और जो दरोगा सबऑर्डिनेट लोग जो है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे इन लोग को खत्म कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ये सिस्टम लागू रहा, बाकी पूरा जहां जहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वहां खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है बेंटिंग। जब 1828 से लेकर 35 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ये जो है ये एसपी का ऑफिस को ये अबॉलिश कर देता है। दरोगा का ऑफिस को किसने अबॉलिश किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। फिर एसपी का ऑफिस जो था उसने बेंटिंग ने इसे क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। अब जो कलेक्टर और मजिस्ट्रेट हुआ करता था, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट का जिम्मेदारी क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर को देखना। जो आज जो हम लोग का जज या मजिस्ट्रेट जो काम करता है, मजिस्ट्रेट लोग क्या करता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन तो नहीं करता है ना। उन लोगों के पास कोई भी केस आता है उसे हेयर करता है, उसका हिसाब से पनिशमेंट सुनाता है या ऑर्डर इशू करता है। अब ये जो कलेक्टर का काम क्या रहता है? कोई भी एरिया है वहां पर किस तरीका से वो एरिया सही से उधर रेवेन्यू कलेक्ट करना, वहां पर एरिया को मेंटेन करना, वहां पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब काम रहता है। तो कलेक्टर और मजिस्ट्रेट का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी। अब ये कलेक्टर और मजिस्ट्रेट का जिम्मेदारी में दे दिया गया लॉ एंड ऑर्डर कि आप तो रेवेन्यू भी कलेक्ट करिए, उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है उसको भी संभालिए, वहां पर कोई अगर आपसे इंसाफ मांगने रहे इंसाफ भी दीजिए, इंसाफ करिए, साथ साथ क्राइम को भी आपको ही मैनेज करना है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को भी आपको ही मेंटेन करना है। और अब हर जुरिडिक्शन में हर पुलिस फोर्स में कमिश्नर आ गया जो एक एसपी एक्ट किया करता था। अब इससे क्या हुआ? पुलिस सिस्टम पूरा तरीका से अनऑर्गेनाइज हो गया, बहुत बैडली अफेक्टेड हो, क्योंकि एक आदमी एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहा है, जजमेंट भी दे रहा है। उसे आप क्या जिम्मेदारी दे दी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, पुलिस का काम करें, चोर डकैत को धरिए। तो इससे क्या हुआ? पूरा पुलिस सिस्टम का सिस्टम जो था वो बिखर गया, क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट और कलेक्टर लोगों पर बहुत ज्यादा बर्डन, क्योंकि उन लोगों का काम पे तो ऐसे ही बर्डन वाला काम था। अब एक्स्ट्रा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी देकर उन लोगों पर बर्डन बढ़ गया। बर्डन बढ़ा और साथ साथ पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यही लोग हैं कानून इन लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और कानून को मेंटेन भी कर रहे हैं। एक ही आदमी को सब जिम्मेदारी दे दिया था, इससे बर्डन भी बढ़ गया और सिस्टम पूरा मिसमैनेज हो गया। देखिए, फिर प्रेसिडेंसी टाउन में ये जो सिस्टम था ड्यूटी का कलेक्टर मजिस्ट्रेट का, इसे सेपरेट किया गया। देखिए, फिर 1860 में एक रिकमेंडेशन आता है पुलिस कमीशन 1860, फिर उसके तहत एक कानून बनता है इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में। तो ये कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? ये कमीशन ने बोला था एक सिविल कॉन्स्टेबलरी सिस्टम होना चाहिए। क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा विलेज के लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, जिसमें विलेज वॉचमैन होगा और इसका बाकी जो कॉन्स्टेबलरी है उससे इसका रिलेशनशिप रहेगा। और इंस्पेक्टर जनरल होगा जो हर एक प्रोविंस का हेड होगा। फिर एक डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होगा जो एक रेंज का हेड होगा। फिर एक एसपी होगा जो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो पुलिस लोग थे अब इन लोग क्राइम को कंट्रोल करना शुरू कर दिए, क्राइम को पकड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि डकैती हो गया, ठगी हो गया। इन लोग से क्या किया पुलिस लोग? अब इन लोगों पर अटैक करना शुरू किया, अब इन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। अब लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा थोड़ा मेंटेन होना शुरू हुआ। लेकिन जब यही पुलिस डकैत लोग को पकड़ ले सही है, ठगी लोग को पकड़ ले सही है, लेकिन जब यही पुलिस जब अब ऑर्गेनाइज हो गया, अब यही पुलिस लोग, क्योंकि ये पुलिस को कौन मेंटेन करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स लोग। अब जो अगर अपना हक के लिए आवाज उठाता, सही बात के लिए आवाज उठाता, फिर यही पुलिस उन लोग को सप्रेस भी किया करता था। आम पब्लिक लोग अगर मान लीजिए अपना बात उठाता था तो पुलिस लोग को दबाता भी था। जो आम जनता का दिल में पुलिस लोग के लिए कोई भी दया भावना, कोई भी सिंपैथी नहीं था। और पुलिस लोग को हम लोग आप देखेंगे, अगर मैं आप लोगों को अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट लेकर आऊंगा वहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पुलिस का मदद से पूरा तरीका से नेशनल मूवमेंट को दबा दी। तो ये सब चीज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पुलिस का मदद से नेशनल मूवमेंट को दबाने में भी बहुत ज्यादा काम आया। देखिए, ब्रिटिशर्स ने कभी भी ऑल इंडिया पुलिस क्रिएट नहीं किया। आज भी ऑल इंडिया पुलिस बोल के ऐसा कुछ नहीं है। भले ब्रिटिशर्स लोग बहुत सारा क्षेत्र ब्रिटिशर्स लोग अंदर में आता है, लगभग पूरा इंडिया को ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स लोग ने कभी भी ऑल इंडिया पुलिस का गठन कभी भी नहीं किया। और जो पुलिस एक्ट 1861 है उसमें सिर्फ गाइडलाइंस दिया गया पुलिस को कौन सा प्रोविंस में पुलिस सिस्टम क्या सिस्टम किया जाए, कितना पुलिस फोर्स हो, ये
सब चीज, पुलिस का क्या लॉ एंड ऑर्डर, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सब चीज बताया गया है। रैंक बताया गया, यूनिफॉर्मिटी बताया गया, ताकि पूरा कंट्री में एक जैसा रहे। भले ब्रिटिश प्रोविंस बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में, हर जगह तो ये सब ब्रिटिश का एरिया था, तो एक कानून बना दिया कि चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, या मद्रास प्रेसिडेंसी हो, यहाँ पर कहीं कोई भी पुलिस अपना स्टेट प्रोविंस का अलग पुलिस मेंटेन होगा, लेकिन सब कोई एक ही रूल से मेंटेन किया जाएगा। जितना भी प्रोविंस का पुलिस होगा सबको एक ही कानून मानना पड़ेगा। वो कानून क्या था? पुलिस एक्ट 1861। भले आप अलग अलग स्टेट का, अलग अलग प्रोविंस का पुलिस है, आपको एक प्रोविंस का पुलिस का पावर दूसरा प्रोविंस पे नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग को एक ही लॉ के तहत चलने पड़ता था। उसी हिसाब से अपना स्टेट पे यानी अपना प्रोविंस पे काम करना पड़ता था। फिर 1902 में पुलिस कमीशन एक रिकमेंडेशन देता है और स्टेब्लिश होता है सीआईडी यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, प्रोविंस में होता है। तो देखिए, ब्रिटिश लोग जब इंडिया में रूल किया करते थे, ब्रिटिश इंडिया को दो पार्ट में बांट दिया था। एक था आपका जाकर सेंटर और एक था प्रोविंस। तो ब्रिटिश लोग जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी होगी, पहले कोलकाता उन लोगों का हेडक्वार्टर था, फिर बाद में 1911 में दिल्ली चले गया। तो सबका हेड एक गवर्नर जनरल या वाइसरॉय होता था, जो पूरा प्रेसिडेंसी को मेंटेन करता था, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहा गया। और बाकी जितना भी अलग प्रोविंस है, तो पुलिस कमीशन ने रिकमेंडेशन क्या दिया कि प्रोविंस के लिए क्या होना चाहिए? सीआईडी होना चाहिए, और सेंटर के लिए क्या होना चाहिए? सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो होना चाहिए, सीआईबी होना चाहिए। अभी हम लोग इंडिया में क्या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, उन लोग सीबीआई नहीं बोले, सीआईबी बोले, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंटर में होना चाहिए। आज भी ऐसे ही दो सिस्टम इंडिया में भी डेवलप है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक सीबीआई है, तो ऐसे ही सेंटर में ब्रिटिश इंडिया टाइम में जो सेंटर में जो एजेंसी था उसका नाम था सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो सेंटर का लिए काम किया करता था और प्रोविंस के लिए काम किया था सीआईडी। ठीक है, आज भी हमारे स्टेट के लिए सीआईडी है और सेंटर के लिए सीबीआई है। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को आज बेसिक थोड़ा ओवरव्यू दिया कि पुलिस सिस्टम कैसे करके प्री कॉलोनियल एरा में कैसा कर पुलिस सिस्टम था। उसके बाद जो आज जो पुलिस सिस्टम है, ये ज्यादातर आपका जाकर जो ब्रिटिश इंडिया में रूल किया करते थे उसी से ही ज्यादा प्रभावित है और प्रेरित है, क्योंकि आज भी आपका सीआरपीसी बोलिए या आईपीसी बोलिए, ये सब क्या है? सब ब्रिटिशर्स का दिया ही हुआ कानून है। क्योंकि आज भी जो क्रिमिनल लॉ है हम लोग ब्रिटिशर्स का दिया ही मोर और लेस ज्यादा फॉलो करते हैं, उसमें बस अमेंडमेंट लाया करते हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने बेसिक हिस्ट्री जाना कि इंडिया में पुलिस सिस्टम कहाँ से आया, कैसे करके पुलिस सिस्टम आया। तो अगर आप लोग को और जानकारी है तो कमेंट में बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म आना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर वीडियो लगाऊंगा। पुलिस का क्या रैंक होता है, पुलिस का क्या ड्यूटी होता है, उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।